दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान ई वेस्ट और ई कचरा प्रबंधन नीति 2023 और राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति 2023 के बारे में। राजस्थान ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2023 और राजस्थान क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2023 के बारे में इस वीडियो में विस्तार से हम डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं राजस्थान क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2023, राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति 2023। तो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2023 किसके द्वारा प्रिपेयर की गई? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इस नीति को प्रिपेयर किया गया। प्रेजेंट में स्टेट इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है? श्री हेमाराम चौधरी जी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कौन है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के? श्री शिखर अग्रवाल, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं। एंड डायरेक्टर कम जॉइंट सेक्रेटरी कौन है? श्रीमती मोनाली सेन। तो ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? आईपीसीसी, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसकी फुल फॉर्म का खास तौर पर ध्यान रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1988 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सो अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी, टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, द ग्रीन हाउस गैस इमिशन शुड बी लोअर डाउन हाफ ऑफ 1990 लेवल बाय 2015। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग को और टेम्परेचर को, करंट टेम्परेचर को 2 डिग्री कम करना है, तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन का जो 1919 का जो लेवल है उससे हाफ करना पड़ेगा 2050 तक। राजस्थान में इंडिया का कितना परसेंट वाटर रिसोर्सेज है? तो ऑलमोस्ट 1% वाटर रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन द राजस्थान ऑफ कंट्री। इंडिया एवरेज रेनफॉल कितना है? इंडिया का एवरेज रेनफॉल ऑलमोस्ट 1100 mm, और स्टेट राजस्थान का कितना है? 574, 576 mm राजस्थान का एवरेज रेनफॉल है। अब राजस्थान क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2003 के क्या क्या कार्य हैं, उसके क्या क्या फंक्शन है? तो उसके फंक्शन क्या क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण और कंजर्वेशन, कार्बन पृथक्करण यानी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को बढ़ाना। कार्बन को जितना ज्यादा सिक्वेस्ट्रेशन किया जाएगा उतना ही ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन हो एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगी। कार्बन पृथक्करण और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि सोयल में, ओशियंस में कार्बन के स्टोरेज को इंक्रीज करना। उसके बाद में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और समन, अडेप्टेशन और मिटिगेशन के बारे में स्टडी करना। वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधनों का संरक्षण, जल प्रदूषण पर नियंत्रण, शहरी आपदा प्रबंधन, शहरी क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देना। डब्ल्यूएचओ के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति हरित क्षेत्र, जो ग्रीन एरिया, वो कितना होना चाहिए? 9 स्क्वायर मीटर, 9 स्क्वायर मीटर एरिया पर कैपिटा, और वी कैन से पर पर्सन। सिटीज में और अर्बन एरिया में इतना एरिया होना चाहिए पर पर्सन ग्रीन एरिया। उसके बाद है माइनिंग कंट्रोल ऑन माइनिंग, खनन पे नियंत्रण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को बंद करना, ऊर्जा संरक्षण करना, पुनः प्राप्त ऊर्जा स्रोत, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा के अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को बढ़ावा देना। ये सब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2023 के कुछ कार्य, कुछ फंक्शन और कुछ उसके थ्रस्ट एरिया हैं। तो कुछ अल्टरनेट फ्यूल कौन कौन से हैं? लाइक एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, सो इसके कंपोजिशन में मेनली क्या पाया जाता है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन। उसके बाद में एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसमें मेनली मीथेन एंड इथेन पाया जाता है और ये लिक्विड फॉर्म में होती है।
एलएनजी, इसके बाद में सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें मेनली मीथेन इज ए मेन कंपोनेंट ऑफ द सीएनजी। अब हम डिस्कस करते हैं राजस्थान ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2023। राजस्थान ई कचरा प्रबंधन नीति 2023 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा तैयार की गई है। तो अब ई कचरा क्या होता है? ई व्हाट इज द ई वेस्ट? ई वेस्ट का अर्थ है बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो कि उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता द्वारा कचरे के रूप में संपूर्ण या आंशिक रूप से त्याग दिया जाता है, और साथ ही निर्माण, नवीनीकरण और मरम्मत प्रक्रियाओं से भी खारिज कर दिया जाता है। सो जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं हमारे घर में, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ऑफ किचन, ऑल when they are unfit for use और they are not repairable, उनको रिपेयर भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, in that case these devices or these instrument come under the category of e-waste। जीवन के अंत, सूचना प्रौद्योगिकी और दूर संचार, जैसे कि केंद्रीकृत डेटा प्रोसेसिंग, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, उपयोग टर्मिनल, सेल्युलर फोन आदि ई वेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। सो ई वेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल उपकरण के नाम से भी ई वेस्ट को जाना जाता है। ट्रिपल ई, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल उपकरण, ट्रिपल ई के नाम से भी ई वेस्ट को जाना जाता है। सो इस रिपोर्ट के अनुसार और इस पॉलिसी रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में 5वां सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादन करने वाला देश है। सरकारी और निजी क्षेत्र लगभग 75% ई कचरा उत्पादन कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष ई कचरा 30% बढ़ रहा है। ये कुछ डेटा हैं जो कि राजस्थान क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2023 में पब्लिश किए गए हैं। प्रत्येक वर्ष ई कचरा 30% बढ़ रहा है। सो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल कब आया था? 2016 में। और ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल कब आया था? 2011 में, जिसको 2011 वाले को 2016 में चेंज कर दिया था। इसका इसी का नाम चेंज करके ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 कर दिया गया था। सो ई वेस्ट अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध और अनुबंध 1 में दिए गए हैं। जितने भी ई वेस्ट की कैटेगरी है वो इसके अनुसूची फर्स्ट में लिस्टेड हैं और अनुबंध 1 में दिए गए हैं। लेकिन टाइम के साथ कुछ स्पेशल ई वेस्ट भी हैं, वो ऐड होते गए हैं, जो कि प्रेजेंट में, जिनका मैनेजमेंट प्रेजेंट में एक चैलेंज है, एक चुनौती है। कौन कौन से हैं वो ई वेस्ट? कौन कौन से हैं? लिथियम आयन बैटरी, एलईडी लाइटनिंग सिस्टम एंड फोटोवोल्टेइक सेल, ये कुछ ऐसे ई वेस्ट के एग्जांपल्स हैं जिनको प्रेजेंट में, जिनका उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है और उनको मैनेज करना एक चैलेंजिंग टास्क साबित हो रहा है। सो ई वेस्ट के अंदर क्या होता है? व्हाट ई वेस्ट कंटेन? सो ई वेस्ट के अंदर प्लास्टिक, आयरन, ग्लास, एल्यूमिनियम एंड कॉपर पाए जाते हैं। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण मेटल्स भी, प्रेशियस मेटल्स भी पाई जाती हैं, जैसे सिल्वर यानी चांदी, सोना, प्लेटिनम, पैलेडियम एंड इंडियम जैसे कुछ कीमती धातुएं भी पाई जाती हैं। उसके साथ कुछ रेयर अर्थ मेटल भी पाए जाते हैं, जैसे लेंथेनियम, नियोडाइमियम जैसे रेयर अर्थ मेटल पाए जाते हैं। कुछ टॉक्सिक एलिमेंट भी पाए जाते हैं, जैसे लेड एंड कैडमियम। इसके साथ साथ कुछ विषैले पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीसीबीज, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, जो कि बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। सो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को मोटे तौर पे दो श्रेणियों में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है इज सूचना प्रौद्योगिकी और दूर संचार उपकरण, जिसको ITEW के नाम से जाना जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट वेस्ट। सेकेंड कैटेगरी है उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। सो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, IEEE ये दो कैटेगरी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मोटे तौर पे इन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो राजस्थान में ई कचरे का कितना प्रबंधन होता है? तो 2018-19 में हम देखते हैं, 2018-19 में 8,478 मिलियन टन ई वेस्ट का जनरेशन होता है प्रति वर्ष। 2018-19 में न 19 और 20 में बढ़ के हो जाता है 17,816, लगभग 2 टाइम्स इंक्रीज होता है 18,028 मिलियन टन। उसके बाद में 2020-21 में बढ़ के हो जाता है 20,816 मिलियन टन। तो टोटल ई वेस्ट जनरेशन कितना हो रहा है प्रेजेंट में? 46,323 मिलियन टन ई वेस्ट का करंटली राजस्थान में प्रोडक्शन हो रहा है। और ये डेटा राजस्थान ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2023 की रिपोर्ट में दिए गए हैं। राजस्थान में वर्तमान में ई कचरा प्रबंधन की क्या स्थिति है? तो राजस्थान में प्रेजेंट में जो भी ई वेस्ट को हैंडलिंग और रिसाइकलिंग करती हैं उन यूनिट्स की कितने नंबर हैं? 25 यूनिट्स आर ऑथोराइज्ड, मतलब वो लिस्टेड हैं, ऑथोराइज्ड हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन यूनिट्स के कितने नंबर है? 25। तो राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो ई वेस्ट प्रोसेसिंग और हैंडलिंग यूनिट्स को एक रेटिंग देती है। मेनली राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको एक रेटिंग देती है, रेटिंग सिस्टम बनाया है। उसको कहते हैं क्या सिस्टम? रेटिंग सिस्टम का नाम है ग्रीनको रेटिंग सिस्टम। आने वाली स्लाइड में हम इस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि क्या सिस्टम होता है, इसमें रेटिंग किस प्रकार रेटिंग दी जाती है। तो ये रेटिंग है वो ई वेस्ट हैंडलिंग और प्रोसेसिंग यूनिट को भी दी जाती है। नाउ द ग्रीन रेटिंग फॉर इंडस्ट्रीज इन द राजस्थान। तो राजस्थान में इंडस्ट्रीज को ग्रीन रेटिंग कौन सी दी जाती है? तो राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CCI दोनों ने मिलकर एक स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम है ग्रीन को रेटिंग। और ये मेनली उन्हीं इंडस्ट्रीज को दी जाती है जो जिनकी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, फॉर द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। सो ग्रीन को रेटिंग is a first comprehensive and first of kind scheme in the world that evaluate the environmental performance of companies using life cycle approach. इस रेटिंग में क्या करते हैं कि कोई भी इंडस्ट्रीज की लाइफ साइकिल अप्रोच, उसके लाइफ साइकिल मतलब उसमें क्या प्रोडक्ट बनते हैं, उनका लाइफ साइकिल क्या होता है, मतलब वो बनने से लेके उनका एंड किस हिसाब से होता है, उसको एनालिसिस करके ग्रीन को रेटिंग को दिया जाता है। इस रेटिंग में कई पैरामीटर्स को इंक्लूड किया गया है। क्या क्या पैरामीटर्स हैं? तो आप यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में जो टेबल है उसमें दे सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी क्या है, उसके मैक्सिमम कितने पॉइंट्स दिए जाते हैं? 150। वाटर कंजर्वेशन का क्या स्टेटस है? 100 पॉइंट दिए जाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का क्या स्टेटस है? उसके लिए 100 पॉइंट दिए जाते हैं। ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन का क्या स्टेटस है? 100 पॉइंट दिए जाते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का क्या स्टेटस है? उसके लिए भी 100 पॉइंट्स दिए जाते हैं। मटेरियल कंजर्वेशन, रिसाइकलिंग एंड रिसाइक्लेबिलिटी का क्या स्टेटस है? उसके लिए भी 100 पॉइंट्स दिए जाते हैं। ग्रीन सप्लाई चेन के भी 100 पॉइंट्स हैं। प्रोडक्ट स्टेवार्डशिप एंड लाइफ साइकिल एस्पेक्ट के लिए 125 नंबर पॉइंट्स दिए जाते हैं। इनोवेशन फॉर इन्वायरमेंट के लिए 50 नंबर्स हैं, 50 पॉइंट्स हैं। एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोलॉजी के लिए 75 पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो टोटल स्कोर कितने का होता है? 1000 होता है, 1000 का टोटल स्कोर होता है रेटिंग के लिए। तो अब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा पॉइंट्स कौन से पैरामीटर के होते हैं। तो सबसे ज्यादा पॉइंट कौन से पैरामीटर के होते हैं? 150 होते हैं। किसके? एनर्जी एफिशिएंसी, कि एनर्जी का मैनेजमेंट किसी इंडस्ट्री में कैसे होता है, उसके लिए मैक्सिमम 150 पॉइंट डिसाइड किए गए हैं। और मिनिमम किसके लिए है? इनोवेशन फॉर इन्वायरमेंट पैरामीटर के लिए मिनिमम 50 नंबर डिसाइड किए गए हैं और 50 पॉइंट्स डिसाइड किए गए हैं।
इन्हीं सभी 10 पॉइंट के बेसिस पे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? 10। इन्हीं 10 पॉइंट्स के बेसिस पे किसी भी इंडस्ट्री को ग्रीन को रेटिंग दी जाती है। तो चलिए, रेटिंग का जो पैरामीटर है, वो रेटिंग के जो रेटिंग लेवल है वो कैसे कैसे दिए जाते हैं। सो नीचे से स्टार्ट करते हैं। जिन भी इंडस्ट्रीज की रेटिंग पॉइंट्स हैं, अगर टोटल पॉइंट 350 से 449 के बीच में आते हैं तो उनको सर्टिफाई किया जाता है। अगर उनके पॉइंट्स हैं, 1000 में से पॉइंट्स हैं 450 से लेके 550 के आसपास हैं, तो उसको ब्रॉन्ज कैटेगरी की रेटिंग दिया जाता है। अगर 550 से लेके 650 तक है तो उनको सिल्वर कैटेगरी की रेटिंग दी जाती है। 650 से लेकर 750 तक है तो उनको गोल्ड कैटेगरी की दी जाती है। और गोल्ड 750 से ऊपर वाले हैं उनको प्लेटिनम कैटेगरी दी जाती है। तो टोटल रेटिंग के कितने प्रकार हैं? 5 टाइप की रेटिंग दी जाती है। कौन कौन सी? सर्टिफाइड, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। नाउ द PRO। PRO, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, निर्माता उत्तरदायित्व संगठन। तो ये संगठन क्या करता है कि जो भी ई वेस्ट प्रोड्यूस होता है किसी इंडिविजुअल आदमी से, किसी हाउस होल्ड से और किसी इंडस्ट्री से, उनको कलेक्शन की जिम्मेदारी करते हैं। और उनका जो मैनेजमेंट है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, उस रूप से उनका मैनेजमेंट किया जाता है। तो यही इस PRO और निर्माता उत्तरदायित्व संगठन का काम है। उसके बाद में टॉक्सिक ई वेस्ट, मेटल्स एंड देयर इम्पैक्ट्स। सो जो भी टॉक्सिक ई वेस्ट के अंदर कौन कौन सी टॉक्सिक मेटल्स हैं और उनके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है। तो सबसे पहली कौन सी मेटल पाई जाती है? सीसा, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? लेड, PB। सो ये एक न्यूरोटॉक्सिक है जो कि मेनली किडनी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये बच्चों के दिमाग पे भी अफेक्ट डालता है। उसके बाद में प्लास्टिक। सो जितने भी सर्किट बोर्ड वगैरह सब होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। सो इन प्लास्टिक की वजह से ये मेनली कार्सिनोजेनिक होते हैं। सो जो भी कैंसरस होते हैं, अगर इनको जलाया जाता है या और कोई इनको मैन्युफैक्चरिंग में काम में लाया जाता है, तो इसकी वजह से क्लोरीनेटेड पोल्यूटेंट्स का इमिशन होता है जो टॉक्सिक होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। उसके बाद में क्रोमियम, जो कि एक टॉक्सिक मेटल है, वो भी इसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पाई जाती है। कंप्यूटर हाउसिंग और प्लेट्स में होती है ताकि कंप्यूटर्स में कोरोजन कम से कम हो। तो इसकी वजह से किडनी, लीवर, इन सब का डैमेज हो जाता है। उसके बाद में है पारा। पारा को इंग्लिश में हम कहते हैं मर्क्यूरी, Hg। ये मेनली केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, लीवर और इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसका ट्रांसफर वो मदर से उसके मिल्क के थ्रू बच्चे में हो जाता है। सो इसकी वजह से जो मिथाइलिनेटेड मरकरी है उसकी वजह से मीनामाटा रोग हो जाता है। उसके बाद में कौन सा है टॉक्सिक मेटल? है बेरिलियम, जो मेनली स्विच बोर्ड और प्रिंटेड सर्किट में पाया जाता है। ये कार्सिनोजेनिक है और इसकी वजह से लंग्स की कई डिजीज हो जाती हैं। उसके बाद में कैडमियम, ये भी एक कार्सिनोजेनिक एलिमेंट है, टॉक्सिक मेटल है, जो सर्किट बोर्ड्स में मेनली पाई जाती है। उसके बाद में एसिड्स। तो सर्किट बोर्ड से धातुओं को अलग करने के लिए सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का काम में लिया जाता है। और धुएं में क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं। जब एसिड को काम में लिया जाता है बोर्ड को गलाने के लिए, उनसे मेटल्स को अलग करने के लिए, तो इसकी वजह से कई टॉक्सिक गैसेज लाइक सल्फ्यूरिक, क्लोरीन गैस, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड इनका निकलता है, जिससे आंखों की प्रॉब्लम होती है, जिससे फेफड़ों की बीमारियां हो जाती हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं और जो भी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, उनकी सबकी एक स्पेसिफिक लाइफ होता है, उनका एक टाइम पीरियड होता है, उनका एक रिटायरमेंट पीरियड होता है और उनका एक एक्सपायरी टाइम होता है। उसके बाद में उनका उपयोग इतना इफेक्टिव नहीं रहता है। तो यहाँ इस टेबल में उन सभी जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनका औसत जीवन दिया गया है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। जैसे उनकी, और साथ ही उनकी लाइफ टाइम के साथ ही उनको एक कैटेगरी दी गई है। ट्रिपल ई के अंदर एक कैटेगरी डिसाइड की गई है
और मेनली हमने देखा कि ई वेस्ट को दो कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी कौन सा है? फर्स्ट कैटेगरी है सूचना प्रौद्योगिकी एंड दूरसंचार उपकरण, और दूसरी कैटेगरी है उपभोक्ता। जो फर्स्ट कैटेगरी है सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार उपकरण, ये फर्स्ट कैटेगरी है। और जो सेकंड कैटेगरी है उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ITEW, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं CEEW। दिस इज द सेकंड कैटेगरी। सो जो फर्स्ट कैटेगरी में है ITEW 1 में क्या कहते हैं? केंद्रीय डेटा प्रोसेसिंग एंड मेन फ्रेम। इनका औसत जीवन लगभग 10 साल होता है। मिनी कंप्यूटर का लगभग 5 साल होता है। पर्सनल कंप्यूटिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं उनका लगभग 6 साल होता है। और साथ ही हम देखते हैं कि कॉपी करने वाले उपकरण उनका लाइफ टाइम लगभग 8 साल होता है, और ITEW 7 कैटेगरी के अंदर आते हैं। चलिए और कुछ देखते हैं। टेलीफोन, टेलीफोन है वो ITEW 12 कैटेगरी में आता है, और उसका लाइफ टाइम है वो एवरेज लाइफ टाइम 9 साल होता है। सेल्यूलर टेलीफोन है वो ITEW 15 कैटेगरी में आता है, और उसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं दिया गया है। स्मार्टफोन्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हो कि स्मार्टफोन्स जो कि ITEW 16 कैटेगरी के अंदर लिस्टेड हैं, और उनका एवरेज टाइम पीरियड कितना है? 5 ईयर। तो जो भी स्मार्टफोन है वो 5 ईयर तक है, वो सूटेबल है। उसके बाद में उनकी जो फंक्शन करने की कैपेसिटी है और जो भी सर्किट सिस्टम है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है। सेकंड कैटेगरी जो कि उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की है, जिसको इंग्लिश में CEEW से डिनोट किया जाता है। इसके अंदर आते हैं टेलीविजन सेट और रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर एंड फ्लोरोसेंट एंड पारायुक्त लैंप, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।